और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में सबसे बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग ले रहे हैं। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सारे बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। 24 का चुनाव मोदी कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे और कैसे नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, पूरा प्लान रेडी है। मोदी ने आज बिना कुछ बोले बीजेपी नेताओं को 24 वाला पूरा प्लान समझा दिया है। कल मोदी इस प्लान की व्याख्या पब्लिक के बीच करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी ने आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के 10 से ज्यादा नेता कैमरे पर आए, लेकिन 24 वाला प्लान किसी ने भी ओपन नहीं किया। बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का 24 वाला प्लान रोल आउट हो गया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी को युद्ध के लिए रेडी रहने का ऑर्डर दिया है। 2024 का संग्राम ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कैलकुलेशन कर लिया है। 24 में मोदी वर्सेस ऑल होगा, इसलिए पीएम ने यह कॉल दिया है। मोदी वर्सेस ऑल वाला वॉर 50% वोट के लिए होगा, इसलिए प्लान भी 50% वाला बनाया गया है। 2014 में मोदी को 31% वोट मिले, 2019 में मोदी को मिले 37% वोट। क्या 2024 में मोदी को मिलेंगे 50% वोट? 24 का चुनाव जीते तो मोदी लगातार 3 आम चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा यह कमाल दूसरा कोई नेता नहीं कर पाया है। नेहरू वैसे तो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो 12 साल ही रहे। मोदी अगर 24 से 29 का तीसरा टर्म पूरा करते हैं तो वो नेहरू से भी आगे निकल जाएंगे। ये रिकॉर्ड ऐसा होगा जिसके आगे जाना सदियों तक मुश्किल होगा। 24 का पॉलिटिकल प्लान तो बन गया, रेजोल्यूशन भी आ गया, मगर ये प्लान पूरा कैसे होगा? बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव्स में जो प्लान रोल आउट हुआ है, उसके कुछ बड़े फिगर्स देखेंगे तो आधा प्लान उसी से समझ में आ जाएगा। पहले नंबर्स देख लीजिए, फिर आगे का प्लान समझाते हैं। 30 करोड़ लाभार्थी प्लस 20 करोड़ हर घर तिरंगा प्लस 22 करोड़ बीजेपी के अपने बूथ कार्यकर्ता, इन्हें मिला दें तो 72 करोड़ का फिगर मिलता है। अगले 12 महीने में मोदी 72 करोड़ वोटर्स तक पहुंचना चाहते हैं। मोदी ने बेस पहले ही तैयार कर रखा है, अब उस बेस पर बीजेपी को बिल्डिंग खड़ा करना है। 2019 के चुनाव में तकरीबन 90 करोड़ वोटर्स थे। 2024 के चुनाव में तकरीबन 100 करोड़ वोटर्स होंगे। इन 100 करोड़ वोटर्स में 72 करोड़ वोटर्स के पास डायरेक्ट पहुंचने का पीएम मोदी का प्लान है। इसके पीछे लक्ष्य है 50% वोट हासिल करना। 50% वोट हासिल करने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एक और कीर्तिमान बनाना। 50% वोट का मतलब होगा कि लोकसभा की तकरीबन 400 सीट जीतना। 50% वोट का मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी के जो नेता इकट्ठा हुए हैं, उनके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें पीएम मोदी के करिश्मे और रणनीति पर 100% यकीन है। नरेंद्र मोदी जब भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, मोदी जब भी किसी को घर की चाबी देते हैं, मोदी जब भी किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो वोटर अपने आप बीजेपी से जुड़ जाते हैं। यूपी चुनाव में लाभार्थी वोटर ने कमल खिलाकर दिखाया है। 24 में मोदी इसे और बड़े स्टेज पर लेकर जाने वाले हैं। अगले 12 महीने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को टास्क मिला है। एक एक लाभार्थी तक पहुंचना है। वो लाभार्थियों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, मोदी सरकार में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे और इस तरह बीजेपी के वोट कंफर्म करेंगे। हर घर तिरंगा प्लान एकदम नया है। बीजेपी इसे 20 करोड़ घरों तक लेकर जाने वाली है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा गया है, जिससे मोदी पर्सनली जुड़े हैं। कोई भेदभाव रखे बिना हमको वोट देने वाले राज्य, हमको सत्ता में नहीं पहुंचाने वाले राज्यों को भी प्रधानमंत्री जी ने, इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास। बाकी कुछ लोगों के मन में स्थायी रूप में नहीं, अस्थायी रूप में कुछ भ्रांति रहती है। धीरे धीरे जो कहते हैं कि मतदान परिष्कार धीरे धीरे होता है, प्रजातंत्र भी ऐसे लोगों को सबक सिखाती है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ताकत देश में बढ़ रही है। देश की जनता की आस्था की केंद्र बीजेपी हो रहा है और मोदी जी उसकी नेता है।
80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 महीने से कोरोना की क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए सेवा करते आ रही है। बीजेपी के इलेक्शन सिलेबस में पन्ना प्रमुख वाला चैप्टर नरेंद्र मोदी ने ही जोड़ा था। 24 में भी बूथ को मजबूत करना बीजेपी के इलेक्शन प्रोग्राम का फाउंडेशन स्टोन होगा। प्रोग्राम पुराना है लेकिन इस बार अप्रोच बिल्कुल नया होगा। 2019 के चुनाव में देश भर में 10 लाख पोलिंग बूथ बने थे। 10% के ग्रोथ रेट से 24 में करीब 11 लाख बूथ होंगे। मोदी हर बूथ पर 200 कार्यकर्ता तैनात करने वाले हैं। इस तरह 11 लाख बूथ पर कुल 22 करोड़ कार्यकर्ता होंगे। बीजेपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अपने 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। मोदी उसमें कम से कम 4 करोड़ कार्यकर्ता और ऐड करने वाले हैं। सोचिए, इतना बड़ा प्लान बनाकर मोदी युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने आज बिना कुछ बोले पार्टी को पूरा प्लान समझा दिया। मोदी कल बोलेंगे, प्रधानमंत्री पार्टी फोरम पर भी बोलेंगे और पब्लिक के बीच भी बोलेंगे। 24 के लिए मोदी ने जो प्लान बनाया है उसकी व्याख्या प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच में करेंगे। हम आपको वो बता रहे हैं जो हैदराबाद में बीजेपी नेताओं को समझाया गया है। बीजेपी की वॉर मशीन हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, जिसमें टॉप लेवल पर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर बूथ मैनेजर तक और बूथ मैनेजर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सबकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। बीजेपी की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम बड़े नेता करते हैं। बीजेपी की ग्राउंड फोर्स और बूथ लेवल के कार्यकर्ता उस मैसेज को बूथ तक ले जाते हैं। यह बूथ मैनेजमेंट पन्ना प्रमुख से शुरू होता है। पन्ना प्रमुख का मतलब है वोटर लिस्ट के एक पन्ने का प्रमुख। एक पन्ना यानी वोटर लिस्ट के दोनों साइड के 2 पेज। वोटर लिस्ट के एक पेज पर करीब 30 वोटर के नाम होते हैं। इस तरह पन्ना प्रमुख के पास करीब 60 वोटर की जिम्मेदारी होती है। पन्ना प्रमुख की रिपोर्टिंग बूथ इंचार्ज को होती है। बूथ इंचार्ज शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करता है। शक्ति केंद्र की रिपोर्टिंग असेंबली इंचार्ज को होती है और असेंबली इंचार्ज टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करते हैं। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र से संचालित होने वाला यह बूथ मैनेजमेंट 2024 में सुपर एक्टिव होगा, क्योंकि हर बूथ पर मोदी के कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ता होंगे। पार्टी का मैसेज आगे बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप को भी टूल बनाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को मोदी ने पॉलिटिकल प्लान में शामिल किया है। 24 में मोदी का टारगेट 50% वोट शेयर है। इतने बड़े देश में किसी भी एक पार्टी के लिए 50% का वोट शेयर नामुमकिन लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मोदी कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। मोदी और मुसलमान वोटर के रिश्ते पर कई लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, कई तरह की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन यूपी के रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव नतीजों ने दिखा दिया है कि देश का मुसलमान चुपचाप कमल छाप दबाने लगा है। बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का परसेंटेज भले कम हो, लेकिन उनके लिए बीजेपी उस तरह अछूती नहीं है जैसा मोदी के विरोधी समझाते हैं। बीजेपी का मुस्लिम आउटरीच हवाई नहीं है, ये सॉलिड ग्राउंड पर है। मोदी के लाभार्थी योजना के लाभार्थी मुसलमान भी। मुसलमानों को भी मोदी से घर मिल रहा है। मोदी मुसलमानों को भी रसोई गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। मुस्लिम किसानों को मोदी से सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। दवाई से लेकर पढ़ाई तक मोदी मुफ्त दे रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिक्योरिटी का भरोसा भी दे रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ में इसी लाभार्थी योजना ने अपोजिशन में सेंध लगा दी। 24 में यह बड़े कैनवास पर दिखेगा। मोदी ने ऐसी 70 सीटें छाटी हैं जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीती। इन सीटों पर धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक अलग कमेटी काम कर रही है। दूसरे आउटरीच प्रोग्राम में ऐसी 77 सीटें हैं जिन पर लड़ी लेकिन हार गई। वहां बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली कमेटी काम कर रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की अध्यक्षता में यूथ आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, जिसे मोदी की टोली नाम दिया गया है। इन 3 कमेटियों के अलावा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है। बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम पूरी तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
खासतौर पर वैसी 150 सीटों का चयन किया गया है जहां या तो बीजेपी कमजोर है या फिर कभी नहीं जीती। दक्कन स्टेट्स यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों पर बीजेपी विशेष मेहनत कर रही है। नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी पहले ही बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और वहां मोदी के सिपह सलारों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। अब टारगेट पर है नया लक्ष्य। पीएम मोदी नए वेंचर में प्रवेश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पीएम मोदी चुनौती से दो हाथ करने के लिए ही जाने जाते हैं। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से केरल के वायनाड शिफ्ट होना पड़ा है। वो दोबारा यूपी आ पाएंगे इसमें संदेह है, लेकिन राहुल ने कोई सबक नहीं लिया है। मोदी के खिलाफ अब भी वो पुरानी स्क्रिप्ट ही दोहराते हैं। The BJP and the Prime Minister thinks that they can frighten the people who do not agree with their ideology. But there are many people in this country who are not frightened of the Prime Minister, of the BJP, of the RSS and their capture of the institutions. राहुल के बयानों को जवाब देना मोदी के लिए जरूरी नहीं। बीजेपी ने राहुल का कद इतना घटा दिया है कि स्मृति ईरानी सिर्फ 25 सेकंड में उनको निपटा देती हैं। मोदी जी का विरोध करते करते विपक्षी दल देश का विरोध करने लगे, ये भी उनके लिए उचित नहीं है। राष्ट्र की कुछ ऐसी दरकार है जिन पर विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रहित में सोचने की जरूरत है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने राष्ट्रीय दायित्व से अपरिचित हैं। 24 के चुनाव से पहले कम से कम 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में अगले साल इलेक्शन है। तेलंगाना में भी अगले साल वोट पड़ने वाले हैं। मोदी आज हैदराबाद पहुंचे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनको रिसीव करने नहीं आए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बेगमपेट एयरपोर्ट आए जरूर, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को रिसीव किया। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं। 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं। गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे। एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। मोदी के आने से हैदराबाद भगवा रंग में रंगा हुआ है। केसीआर को फिक्र हो रही है, क्या मोदी के प्लान में तेलंगाना भी है? इस सवाल का जवाब है हाँ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कई साल बाद दिल्ली से बाहर हैदराबाद में हो रही है, तो उसका कुछ कारण जरूर है। मोदी ने तेलंगाना के बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं। बीजेपी के नेता बोलने भी लगे हैं। तेलंगाना में अगले साल चुनाव है, बीजेपी को वहां कमल खिलाना है। देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। तेलंगाना आए हैं, यहाँ पर रणनीति बनेगी। एक दिन ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज अटल जी की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि सूरज खिलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर पहुंचते ही बीजेपी के लक्ष्य का एहसास होने लगता है। बहुत ही ज्यादा सिंबलाइज किया गया है इस बैठक में। अगर आप बाहर देखें तो ये काकतिया तोरणम बोलते हैं इसे तेलंगाना में। काकतिया जो वारंगल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको सिंबलाइज करते हुए यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाया गया है। हमें ये नहीं भूलना होगा कि तेलंगाना जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत वारंगल से हुई थी, जिसका श्रेय केसीआर को जाता है और केसीआर फिलहाल पिछले 8 साल से तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो एक संकेत यहाँ से बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से वारंगल से तेलंगाना का मूवमेंट उन्होंने शुरू कर तेलंगाना पर फतह हासिल की थी, अब बीजेपी की बारी है। एक तरफ आप देखिए गोलकुंडा जो है फोर्ट, यहाँ पर उससे सिंबलाइज किया गया है जो हैदराबाद की पहचान माना जाता है, और धर्म के सिंबल के तौर पर इस तरफ मंच के इस प्रवेश द्वार के अगर हम राइट हैंड साइड में कहें तो एक
मंदिर जो यहाँ पर यादाद्री टेम्पल है उसे इरेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी एक बहुत ही सीरियस तरीके से तेलंगाना को कंसिडर कर रही है। यही वजह है कि हैदराबाद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुना गया है। तेलंगाना में बीजेपी 14 अलग अलग समुदायों को लामबंद कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी जीत का स्वाद चख चुकी है। अब वहां से वो आगे बढ़ना चाहती है। खतरा कांग्रेस को भी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के आने से पहले कांग्रेस ही तेलंगाना में नंबर 2 की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी एक गलत उद्देश्य से हैदराबाद के अंदर मीटिंग कर रही है। वो देश से विपक्ष का खात्मा चाहती है। उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर अकालीस को खत्म किया है और अब वो टीआरएस को खत्म करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, उनकी पॉलिसी है। वो ऐसा लगता है कि एक पार्टी का रूल पूरे देश में चाहते हैं कि बीजेपी का रूल रहे और हमेशा वो लोग रहे। ये एक देश के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस की बातें पॉलिटिक्स की किताबों तक अच्छी लग सकती हैं। रियल वर्ल्ड में तो रियलिटी वाली पॉलिटिक्स ही चलेगी। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स को इतना इवॉल्व कर दिया है कि कांग्रेस समेत दूसरी तमाम पार्टियां बहुत पीछे छूट गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।